हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमने अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को कवर कर लिया है। उन टॉपिक्स को हमने अच्छे से देख लिया है, हमने उसके बारे में डिस्कस कर लिया है। इस लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में। मौर्य साम्राज्य के नाम से भी आप इसको जानते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब हम बात करते हैं एंशंट इंडिया की, प्राचीन भारत की, तो उस समय ये टॉपिक ना सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, बल्कि इस टॉपिक के बारे में जानना अपने आप में एक बहुत ही मजेदार चीज है। क्यों? क्योंकि जो मौर्य साम्राज्य था आपका, जो मौर्यन एम्पायर था, वो अपने समय के सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल एम्पायर्स में से एक था। ये एम्पायर कैसे अस्तित्व में आया, कैसे इस एम्पायर ने इतनी ज्यादा उपलब्धियां हासिल की, और क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये सब हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ना सिर्फ इसलिए कि हमें एग्जाम देना है जहां पे इससे क्वेश्चन आएंगे, बल्कि इसलिए भी क्योंकि जो इंडिया की हिस्ट्री है और उसके बाद जो आज इंडिया का प्रेजेंट है, वहां कहीं ना कहीं मौर्यन एम्पायर का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। दे हैड अ ब्रिलियंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया एज वेल एज इन द प्रेजेंट ऑफ द इंडिया। ओके, तो इसी चीज को आज हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि मौर्यन एम्पायर में ऐसा क्या था जो आज भी ये अपना वर्चस्व, अपनी डिग्निटी, अपना इन्फ्लुएंस बनाए हुए हैं। तो इसमें हम किन टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहला हम इंट्रोडक्शन देखेंगे मौर्यन एम्पायर का, फिर हम ज्योग्राफिकल एक्सटेंट देखेंगे, फिर हम टाइमलाइन देखेंगे, फिर हम रूलर्स के बारे में जानेंगे, फिर इनके क्या इंस्क्रिप्शंस थे वो हम देखेंगे, और फिर हम देखेंगे पोस्ट मौर्यंस, यानी उनके बाद कौन आए। ठीक है, हिंदी में भी आप देख सकते हैं परिचय, भौगोलिक विस्तार, समय रेखा, शासक, शिलालेख एंड दिस। ठीक है, तो आइए शुरू करने से पहले एक बार एक डिस्क्लेमर है जिसको हम यहाँ पे समझ लेते हैं, देख लेते हैं, फिर हम लेक्चर पे डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। The images we used in a side deck are for educational purposes only. We respect the intellectual property rights of the original creators and the owner of these images. If you are the owner, any of the images we used in this deck have any concern or issues, then please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. असवीकरण। हमारे साइड डेक में उपयोग की गई छवियां केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में उपयोग की गई किसी भी छवि के स्वामी हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है, तो कृपया हमसे sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम इन छवियों को हटा देंगे। अब आइए बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू द मौर्यन एम्पायर, मौर्य साम्राज्य के परिचय के बारे में। तो यदि अगर हम बात करें इस साम्राज्य की, सबसे पहली शुरुआत जो हमें यहाँ पे करनी चाहिए वो ये इस बात से होनी चाहिए कि साम्राज्य को खड़ा किसने किया। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द ग्रेट मौर्यन डायनेस्टी, कौन था उसका संस्थापक। अगर हम इस बारे में ट्रैक डाउन करते हैं तो हमें पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उन्होंने इसको स्थापित किया, इस साम्राज्य को खोजा। कब? 322 बीसीई में, 322 ईसा पूर्व में। जब उन्होंने इसको बनाया था तब इस साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जिसको आज के दिन हम पटना कहते हैं, जो आज बिहार स्टेट की कैपिटल भी है। ठीक है, जो मौर्यन एम्पायर था उसकी खास बात क्या थी कि इनका सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था, यानी केंद्रीकृत प्रशासन। सब चीजें सेंट्रलाइज थी, एक जगह से ऑपरेट होती थी, और इसी वजह से जो इंडियन कल्चर है, भारतीय संस्कृति है तथा भारतीय शासन में इनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। क्यों? क्योंकि जो चीजें इन्होंने उस समय की, जिसकी वजह से आज ये इतने बड़े
एक कह सकते हैं हम स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी के तौर पे उभर के आए, तो वो चीजें आज भी हम प्रेजेंट डे कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करते हैं अपनी पॉलिसीज में, अपने गवर्नेंस सिस्टम में। ठीक है, तो हमें पता चल चुका है कि इसको ढूंढा किसने था, चंद्रगुप्त मौर्य ने ढूंढा था। कब ढूंढा था? 322 बीसीई में। पहली कैपिटल क्या थी? पटालीपुत्र, जिसको आज हम पटना के नाम से जानते हैं, बिहार स्टेट की कैपिटल है। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था, केंद्रीकृत प्रशासन था इनका, जिसकी वजह से भारतीय संस्कृति और शासन में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। दे हैड you can say the significant contribution to the Indian culture and the governance due to their centralized administration and the policies and approaches they had acquired when they were ruling the country. अगर हम अब बात करें इसके जोग्राफिकल एक्सटेंट की या भौगोलिक विस्तार की, और इनके कौन कौन से मेजर टेरिटरीज थी, या यूं कहें कि जो मौर्य साम्राज्य था ये कितने बड़े इलाके में फैला हुआ था, तो अगर हम अब इस बात पे चर्चा करते हैं, तो जो भारतीय उपमहाद्वीप है, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा मौर्य साम्राज्य के अंदर आता था, या फिर आप कह सकते हैं इनके कंट्रोल में था। और वो कितना बड़ा एरिया हो सकता है ये समझने की कोशिश करें, तो जो आज के दिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, यहां से इनकी वेस्टर्न बाउंड्री स्टार्ट होती थी, और साथ ही साथ नॉर्थ वेस्ट बंगाल से ईस्ट की तरफ ये फैले हुए थे। यानी ये था इनका एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का विस्तार। अगर हम नॉर्थ टू साउथ विस्तार की बात करें, तो कर्नाटका तक भी इनका इलाका फैला हुआ था। यानी अब आप सोच सकते हैं लगभग कितने बड़े एरिया में इन्होंने राज्य स्थापित किया था। अगर एक इंडिया का मैप है तो आप देख सकते हैं वेस्टर्न बाउंड्री से लेके ईस्टर्न बाउंड्री एंड देन नॉर्थ से साउथ तक ये बहुत बड़े इलाके में फैले हुए थे। वहीं अगर इन पूरे इलाके में जितना भी इलाका था, इस पूरे इलाके में अगर हम बात करें कि इनकी मेजर टेरिटरीज कौन सी थी, प्रमुख इलाके कौन से थे, सबसे ज्यादा जो इनका बड़ा कोर रीजन था या मुख्य क्षेत्र था वो था मगध, जो कि आपका बिहार में पड़ता है। ठीक है, उसके पश्चात गंधार जो कि अफगानिस्तान में है, पंजाब जो कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ है, उत्तर प्रदेश नॉर्थ इंडिया में है, बिहार ईस्ट, बंगाल ईस्ट, और यहां तक कि कर्नाटका के कई इलाकों तक इनका साम्राज्य था। यानी ये दक्षिण भारत तक भी फैले हुए थे। ठीक है, अगर अब हम बात करें टाइमलाइन की कि मौर्यन डायनेस्टी की टाइमलाइन क्या थी, कब कौन सा राजा आया तथा उसने कैसे कैसे अपने राज्य को फैलाया, अगर हम इस बारे में चर्चा करें तो देखिए जो टाइमलाइन है मौर्यन डायनेस्टी की वो आपकी शुरू होती है तब से जब से सबसे पहला राजा निकल के आया था। ठीक है, द टाइमलाइन ऑफ द मौर्यन डायनेस्टी, मौर्य राजवंश की समय रेखा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया शुरुआत होती है कहां से? चंद्रगुप्त मौर्य के समय से। चंद्रगुप्त मौर्य 322 से लेके 298 बीसी तक। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इस एम्पायर की शुरुआत की थी नंद डायनेस्टी को हरा के। देखिए मैं आपको चीज बता देता हूं, असल में क्या होता है कि जो मगध का इलाका है जहां पे मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई, वो इलाका पहले नंद डायनेस्टी के अंडर था, नंद वंश के अंडर था। और जो नंद वंश था उनके राजा थे धनानंद। धनानंद को हराया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और जो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी क्योंकि धनानंद बहुत ही ताकतवर राजा थे अपने समय के। उनको हराने के बाद जब नंद वंश वहां से खत्म हो गया, तब मौर्यन डायनेस्टी वहां पे स्टैब्लिश हुई, वहां से इनकी स्थापना हुई। ठीक है, दूसरी चीज क्या थी कि जब नंद डायनेस्टी का राज्य था तो जो ईस्टर्न इंडिया था, बिहार बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के साइड का इलाका जो नंद डायनेस्टी के अंदर था, वो इलाका तो काफी स्ट्रांग था। लेकिन जो दूसरे इलाके थे, चाहे वो उत्तरी भारत के हों, मध्य भारत के हों या फिर उत्तर पश्चिमी भारत के इलाके हों, वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे। छोटे मोटे राज्य थे, छोटे मोटे कबीले थे। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता था कि जब भी कोई बाहर से हमला करता था तो वो आसानी से भारत में दाखिल हो जाता था, और इस चीज को रोकना सबसे ज्यादा जरूरी था।
इसका अगर मैं आपको एक सबसे बढ़िया उदाहरण दूं, एक सबसे बढ़िया एग्जांपल दूं, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसको हम सिकंदर महान के नाम से भी जानते हैं, आप सबने उसका नाम सुना होगा, ठीक है। उसने जब हमला किया था हिंदुस्तान पे, भारत पे, तब जो मगध था उसका राजा कौन था? धनानंद, जो कि नंद डायनेस्टी का था, ठीक है। और अलेक्जेंडर ने नॉर्थ वेस्ट के एक बहुत बड़े एरिया को अपने अंडर ले लिया था, क्योंकि जब उसने लड़ाइयां लड़नी स्टार्ट करी तो छोटे मोटे कबीले थे जिनको उन्होंने हरा दिया, ठीक है। उसके बाद उनकी लड़ाई पोरस से भी हुई, जो एक काफी स्ट्रांग रूलर थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी हार गए झेलम नदी के युद्ध में, जिसको ग्रीक भाषा में हाइडेफिसिस भी कहा जाता है। और उसके पश्चात जब वो आगे बढ़ रहे थे, तो धनानंद की आर्मी की वजह से, जो इतनी स्ट्रांग आर्मी थी धनानंद की, इसकी वजह से जो अलेक्जेंडर था वो वापस लौट गया। उसने झेलम को क्रॉस नहीं किया, सतलुज तक वो ज्यादा से ज्यादा चला, उसके बाद वो वापस लौट गया। लेकिन एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है इंडिया की प्राचीन समय की, चाणक्य पंडित। आपने नाम सुना होगा चाणक्य का। चाणक्य जो थे वो ये बात जानते थे कि अलेक्जेंडर वापस जरूर आ सकता है। क्यों? क्योंकि अलेक्जेंडर के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ही एम्बिशियस टाइप का था, बहुत ही महत्वाकांक्षी बंदा था। तो वो हिंदुस्तान को जीते बिना अगर लौट के गया है, तो वो इस हार को पचा नहीं पाएगा और कभी ना कभी लौट के आएगा। और धनानंद जो थे वो इस बात को मानते ही नहीं थे। उनका कहना यह था कि जो भी आएगा, चाहे वो अलेक्जेंडर हो, कोई भी हो, वो कभी भी नॉर्थ वेस्ट को क्रॉस करके अंदर घुसने की कोशिश नहीं करेगा, नंद वंश से या नंद डायनेस्टी से भिड़ने की कोशिश नहीं करेगा। जब चाणक्य ने यह बात धनानंद को समझाई, तो धनानंद ने चाणक्य की बेइज्जती कर दी, इंसल्ट करके उनको कोर्ट से निकाल दिया। और तब कहा जाता है कि चाणक्य ने एक गाय चराने वाले लड़के, जिनका नाम चंद्रगुप्त था, उनको राज्यपाठ सिखाया, एक योद्धा में तब्दील किया, और इसी लड़के ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, उस समय के सबसे ताकतवर साम्राज्य नंद डायनेस्टी को उखाड़ फेंका। और इस तरीके से जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन आया, जब मौर्यन एम्पायर आया, तो जो चाणक्य का कहना था कि अगर शासन करना है, अगर हिंदुस्तान को बचा के रखना है, तो जो नदन इंडिया और सेंट्रल इंडिया का पार्ट है उसको एक साथ मिलाना होगा। क्यों? क्योंकि ये इलाके कई सारे छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे, कई सारे छोटे मोटे कबीलों में बटे हुए थे, और इन कबीलों को कोई भी बड़ी फौज आसानी से हरा सकती थी। यानी इन कबीलों को एकीकृत करना, यूनाइट करना सबसे बड़ा काम था, जो कि मौर्यन साम्राज्य के राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। उन्होंने नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया की पावर को कंसोलिडेट कर दिया, एकीकरण कर दिया, सबको अपने साथ रख के, ठीक है। परंतु वक्त के साथ साथ जब वो बूढ़े हो गए, एक समय आकर उन्होंने अपना राजपाट त्याग दिया और उन्होंने जैनिज्म में रुचि दिखाई। वो जैन धर्म में कन्वर्ट हो गए, और तब तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं आ गई, वो जैन धर्म में ही रहे और साधु संतों की तरह अपना जीवन यापन करने लगे, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। वहीं पे जो दूसरी टाइमलाइन है वो है बिंदुसार की, 298 से 272 बीसीई, ठीक है। अगर आप लोग ये देख रहे हैं तो बहुत से आप में से लोग होंगे जो कंफ्यूज हो जाएंगे कि अगर हम गिनती देखें तो 272 298 से पहले आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, गिनतियां उल्टी चल रही हैं। 298 पहले आ रहा है, 272 बाद में आ रहा है। तो ऐसा क्यों है? देखिए, जो ये आपके बीसी और एडी टर्म होते हैं ना, आपने कई बार हिस्ट्री में देखा होगा कि कहीं जगह बीसी लिखा होता है, कहीं जगह एडी लिखा होता है। तो जो बीसी होता है उसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, जो एडी होता है उसका मतलब होता है आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह से पहले और ईसा मसीह के बाद। तो जो साल एडी में आते हैं ईसा मसीह के बाद, वो आपके नंबर सीक्वेंस में चलते हैं। जैसे 1 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा, 3 उसके बाद में आएगा, 4 उसके बाद में आएगा। लेकिन जो साल बीसीई में चलते हैं, बिफोर क्राइस्ट में चलते हैं, ईसा पूर्व से पहले चलते हैं, वो हमेशा उल्टे चलते हैं। यानी उसके अनुसार 5 पहले आएगा, 4 बाद में आएगा, 3 उसके बाद में आएगा, 2 उसके बाद में आएगा, 1 उसके बाद में आएगा, ठीक है। तो यही वजह है कि 298 पहले आया, 272 बाद में आया।
कुल मिला के आप ये समझ लीजिए, एडी में छोटा नंबर पहले आएगा, बड़ा नंबर उसके बाद आएगा। बीसी में बड़ा नंबर पहले आएगा, छोटा नंबर उसके बाद आएगा। बस इतना सा डिफरेंस है। तो अगर हम इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जाएं तो 298 बड़ा नंबर है इसलिए वो पहले आया, और 272 छोटा नंबर है तो वो बाद में आया। क्यों? क्योंकि यहां पे बात हो रही है बीसी की। ठीक है। तो जो बिंदुसार थे, इन्होंने गद्दी संभालने के बाद क्या करा, अपने राज्य को दक्षिण की ओर विस्तार पे लगा दिया। यानी इन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया दक्षिण की तरफ। क्योंकि अगर आप चंद्रगुप्त मौर्य का समय देखें तो उन्होंने नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में ही अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना के रखा था, लेकिन जब बिंदुसार आए तो उन्होंने सेंट्रल इंडिया को क्रॉस करके साउथ की तरफ जाना भी शुरुआत कर दी। ठीक है। और यही नहीं, बिंदुसार ने कई सारे डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना के रखे ग्रीक रूलर से, जैसे कि उनमें से था एक सेल्यूकियस वन। ठीक है। ग्रीक रूलर्स वही थे जो अलेक्जेंडर के वंशज थे। ठीक। बिंदुसार ये चाहते थे कि जो दुश्मनी है ग्रीक्स में और बाकी इंडियन रूलर्स में जमीन को लेके वो खत्म हो जाए, इसलिए उन्होंने राजनयिक संबंधों पे जोर दिया। इसके पश्चात जो तीसरा सबसे महान रूलर की टाइमलाइन आती है वो आते हैं अशोक, 268 से 232 बीसीई। उल्टा क्यों चल रहा है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है। अशोक को बोला जाता है कि वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए जब उन्होंने कलिंग का युद्ध देखा, कलिंग वॉर के बाद। हालांकि अगर आप देखें चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन थे, बिंदुसार भी जैनिज्म में ही थे, लेकिन जो अशोक थे वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए, पैदा जैन के तौर पे हुए थे जब उन्होंने कलिंग की लड़ाई लड़ी उसके पश्चात। ठीक है। इसी के साथ साथ उन्होंने कई सारी पॉलिसीज भी इंप्लीमेंट की जो कि धम्म पे बेस्ड थी, यानी धार्मिकता कि किस तरीके से चीजें होनी चाहिए, आप मोरल कंडक्ट भी कह सकते हैं। साथ ही साथ कई सारे वेलफेयर मेजर्स को भी प्रमोट किया। यही नहीं, जो बुद्धिज्म का फैलाव था सेंट्रल एशिया और श्रीलंका में, इसको बढ़ावा देने वाले भी अशोक ही थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कई सारे मिशंस को वहां पे भेजा, कई सारे लोगों को वहां पे भेजा बुद्धिज्म के प्रचार प्रसार के लिए। उन्होंने कई सारे पिलर्स एंड रॉक एडिक्ट्स भी अपने एम्पायर में लगवाए जहां पे वो अपनी टीचिंग्स या फिर अपनी शिक्षाओं को फैलाते थे। इसके पश्चात, टाइमलाइन के पश्चात, अगर हम अब हर एक रूलर के बारे में विस्तार से बात करें तो पहली चीज चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू होती है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, पहली चीज हम जानते हैं कि इन्होंने मौर्यन एम्पायर को फाउंड किया था 322 बीसीई में। ठीक है। एंड फाउंड कैसे किया था? जो नंद डायनेस्टी थी जिसका राजा धनानंद था उसको हराया था। किसकी वजह से? चाणक्य की मदद से। चाणक्य का ही दूसरा नाम कौटिल्य भी है। तो एग्जाम में अगर आपको कौटिल्य दे दी जाए तो समझ लीजिए चाणक्य की बात हो रही है, और चाणक्य दे दी जाए तो समझ लीजिए कौटिल्य की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि चाहे वो चाणक्य हो या कौटिल्य हो, ये दोनों थे एक ही व्यक्ति। ठीक है। वहीं पे जैसा कि हमने देखा कि जब उन्होंने अपनी राज्य स्थापित किया, अपनी सत्ता स्थापित की, उसके पश्चात पहला जो काम उन्हें करना था वो क्या था कि नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के कई सारे हिस्सों को मौर्यन साम्राज्य में मिलाना। क्यों? क्योंकि ये कई सारे जो हिस्से थे ये छोटे छोटे कबीलों, छोटे छोटे राज्य में बटे हुए थे जो अपने आप में इतने सक्षम नहीं थे कि आक्रमण रोक पाए अगर कोई बाहर से हमला करते तो इसीलिए नदन एंड सेंट्रल इंडिया को आपस में मिलाना इनका काम था, और इसके लिए चाहते थे कि ये सारे इलाके एक ही राज्य के अंडर आ जाएं जो होगा आपका मौर्यन एम्पायर। क्योंकि यदि ऐसा होगा तब जाके ही पूरा जो एरिया है या पूरा जो इलाका है वो एक ही छत के अंडर होगा, एक ही आर्मी वहां पे ऑपरेट करेगी। देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं। मान लीजिए कई सारे छोटे छोटे कबीले थे या छोटे छोटे राज्य थे, ABCDE, टोटल 5 राज्य थे। ये पांचों आपस में कट्टर दुश्मन निकलेंगे एक दूसरे के। ठीक है। उस समय के हालातों के अकॉर्डिंग तो यदि अगर हमला ए पे हुआ तो BCDE कोई मदद के लिए नहीं आएगा, बी पे होगा तब कोई नहीं आएगा, सी पे होगा तब कोई नहीं आएगा, डी पे होगा तब भी कोई नहीं आएगा, और ई पे होगा तब भी कोई नहीं आएगा। यानी ये कबीले ना सिर्फ छोटे थे बल्कि आपस में एक दूसरे के दुश्मन भी थे। तो यदि अगर एक कबीले पे हमला हो रहा है तो दूसरा कबीला उसकी मदद के लिए कभी आगे नहीं आने वाला था।
जिसकी वजह से क्या होता था कि जब भी कोई दुश्मन हमला करता था तो उसके लिए आसानी हो जाती थी, वो एक एक करके सबको हराता था। लेकिन जब मौर्यन एम्पायर ने इस पूरे इलाके को अपने अंडर ले लिया, तब आप ये मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा एरिया जो था वो अब सिर्फ और सिर्फ एक ही सिंगल एम्पायर, सिंगल साम्राज्य के अंडर था, मौर्यन साम्राज्य के अंडर। तो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी इनको लड़ने में या फिर अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड मेंटेन करने में, वो खत्म हो गई थी। तो नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया को यूनाइट करने के लिए उन्होंने कई सारे इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया। ठीक है, जब राज्य बना तो राज्य की राजधानी भी होनी चाहिए। तो राजधानी कौन सी थी? पटालीपुत्र, जिसको हम मॉडर्न डे पटना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने शुरुआत में अपने राज्यपाठ के दौरान कई सारी जंगें लड़ी, कई सारे इलाकों को अपने राज्य में मिलाया। ठीक है, एक अच्छे खासे रूलर थे। लेकिन जब उनका वक्त बीतना शुरू हुआ और जब वो बुढ़े हो गए, तब उन्होंने क्या करा? अपना राजपाट त्यागने का फैसला किया और जैन भिक्षु या फिर जैन मॉन्क बनने का फैसला लिया। 298 बीसी में, इसी साल में उनकी मृत्यु भी हुई थी। ठीक है, और राजपाट त्यागना और हिंसा त्यागना जरूरी था, क्योंकि हम जानते हैं जैन धर्म का ये एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। उसके पश्चात जो दूसरा हमारे सामने रूलर है वो है बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार की अगर हम बात करें, बिंदुसार बेटा था किसका? चंद्रगुप्त मौर्य का। ठीक, जिस वर्ष चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई 298 में, उसी वक्त बिंदुसार ने सत्ता संभाली। ठीक है, चंद्रगुप्त के बाद दूसरा राजा कौन था? बिंदुसार था। बिंदुसार जब राजा बने तो उन्हें नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया यूनाइटेड मिला अपने पिता की तरफ से। लेकिन बाद में बिंदुसार ने क्या करा? बिंदुसार ने अपने राज्य को और फैलाना शुरू कर दिया, और जो दक्षिण के इलाके थे, इन्होंने अपने राज्य को वहां भी फैलाना स्टार्ट करा। और हम जानते हैं कि जब मौर्यन एम्पायर अपनी पीक पे था, अपने बिल्कुल चरम पे था, तब वो अफगानिस्तान से लेके बंगाल तक और आपका पटालीपुत्र से लेके कर्नाटका तक फैला हुआ था। इतना बड़ा इलाका इसके अंदर था, यानी ये साउथ में भी काफी अंदर तक फैल गए थे। ठीक है, और जब वो राजा बने, उनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी कि जो ग्रीक रूलर्स हैं उनके साथ राजनयिक संबंध बना के रखें, ताकि कोई भी अगर डिस्प्यूट होता है या कोई भी मसला होता है तो वो बिना युद्ध के सुलझाया जा सके, वो बातचीत से सुलझाया जा सके। और ऐसा कौन सा ग्रीक रूलर था जिसके साथ इनके संबंध थे? आंसर है सेल्यूकस वन। सेल्यूकस वन जो कि ग्रीक रूलर भी था और इसके अच्छे खासे संबंध भी थे किससे? बिंदुसार थे। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा रूलर आता है वो आता है अशोक। अगर हम बात करें अशोक के बारे में, तो अशोक का जो प्रारंभिक जीवन था या फिर उत्थान था, एंसेशन था। ठीक है, तो हम बात करें तो उनका जन्म हुआ 304 बीसी के आसपास। ठीक है, अशोक किसके बेटे थे? बिंदुसार के। उनकी मां कौन थी? धर्मा। पिता बिंदुसार, मां धर्मा। ठीक है, जब अशोक का जन्म हुआ तब कुछ समय पश्चात उनको वॉर्सराय के तौर पे अपॉइंट किया गया उज्जैन में। ठीक है, जो वॉर्सराय था, सिस्टम क्या होता है वॉर्सराय का? आपने अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको पता होगा, अंग्रेजों के टाइम पे भी वॉर्सराय थे। या यदि मैं आपसे बोलूं कि वॉर्सराय गवर्नर में क्या फर्क होता है, तो देखिए मैं आपको समझाता हूं। जो आपका गवर्नर होता है वो उन ताकतों के अनुसार काम करता है जो उसको सरकार ने दी हुई है। ठीक है, यानी अगर सरकार ने उसको ABCD 4 चीजें करने को बोल दी तो वो उन्हीं 4 चीजों को करेगा। वहीं पे वॉर्सराय कौन होता है? वॉर्सराय किसी भी इलाके में अगर अपॉइंटेड है तो वो उस इलाके को अपने हिसाब से रूल कर सकता है, चीजें कर सकता है। बस उसको जवाब देना होगा किसको? राजा को। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि गवर्नर जनरल और वॉर्सराय के बीच में पावर वॉर्सराय के पास ज्यादा होती है, ऑटोनॉमी वॉर्सराय के पास ज्यादा होती है, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो भी वॉर्सराय की ज्यादा होती है गवर्नर के मुकाबले। क्यों? क्योंकि गवर्नर के पास खुद से एक्ट करने की ना पावर है, ना ही उसके पास आप कह सकते हैं किसी भी इलाके की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है।
क्योंकि वही कर रहा है जो राजा कह रहा है। लेकिन वायसराय क्योंकि वो राजा के नाम पे रूल कर रहा है, तो यदि कुछ भी हुआ तो राजा को जवाब कौन देगा? वायसराय देगा। ठीक है। तो जो उज्जैन था वो भी एक महत्वपूर्ण केंद्र था मौर्यन डायनेस्टी का। तो उस इलाके का वायसराय किसको अपॉइंट किया गया? अशोका को। ठीक है। इस तरीके से उनकी एंट्री होती है एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री लाइफ में। ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यदि हम बात करें मिलिट्री कैंपेन्स की या सैन्य अभियानों की, जो कि जो कि अशोका ने किए थे, यदि हम इस बारे में बात करें तो देखिए, अशोका ने कई सारे सैन्य अभियानों को अंजाम दिया। ठीक है। कई सारे आप कह सकते हैं सैन्य अभियान चलाए। ठीक है। ताकि जो उनका साम्राज्य था वो काफी और ज्यादा फैल सके या उसका और भी ज्यादा विस्तार हो सके। ठीक है। और जब वो सैन्य अभियान चलाते थे तब उनकी एक अच्छी खासी इमेज थी, एक अच्छी खासी छवि थी, एक एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर और एक एफिशिएंट मिलिट्री पावर्स के तौर पे। ठीक है। यानी वो एक कुशल प्रशासक तथा एक कुशल सैन्य संचालक थे। ठीक है। और इनका जो सबसे बड़ा आप ये कह सकते हैं सैन्य अभियान माना जाता है, वो माना जाता है कलिंगों को। ऐसा क्यों, मैं आपको समझाता हूं। और इनका जो एक जीवन था उसमें भी कलिंग का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। तो होता क्या है, जब अशोका मौर्यन साम्राज्य के आप ये कह सकते हैं रूलर बनते हैं, ठीक है, उस समय एक कलिंग राज्य हुआ करता था जो आज का उड़ीसा है। उड़ीसा जो स्टेट है वो उस टाइम पे कलिंग के नाम से मशहूर था। ठीक है। जो कलिंग साम्राज्य था वो भी अपने आप में काफी ताकतवर साम्राज्य था। मौर्यंस भी काफी ताकतवर थे। ठीक। अब क्या हुआ कि जब भी दो ताकतवर चीजें या ताकतवर साम्राज्य एक साथ आमने सामने होंगे या पास पास में होंगे, तो ये मान के चलिए कि उनमें युद्ध होना, लड़ाई होना निश्चित है। ठीक। ऐसा ही मौर्यन एम्पायर और कलिंग के बीच होता है। ठीक है। मगध और कलिंग की लड़ाई छिड़ जाती है आपस में। ठीक। और इस लड़ाई में जो अशोक थे वो जीत जाते हैं। पर हुआ कुछ अलग ही। जैसे कोई राजा जीता तो वो जश्न मनाएगा। ठीक है। वो खुश हो जाएगा या फिर अपने बारे में और बड़ा चढ़ा के चीजें लिखवाएगा। लेकिन जब कलिंग का युद्ध अशोक ने जीता तब वहां पे हुई तबाही और वहां पे हुई मौतों को देख के अशोक को ऐसा लगा कि उन्होंने ना जाने कितना बड़ा नरसंहार कर दिया हो, कितना बड़ा मासाकेर कर दिया। ठीक है। और इसकी वजह से, इस डिवास्टेटिंग वॉर की वजह से जो कलिंग और मगध के बीच में हुआ, इस विनाशकारी युद्ध की वजह से उन्हें बहुत ही ज्यादा दुख हुआ। और ये डिवास्टेटिंग क्यों था, ये इतना विनाशकारी क्यों था? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, मौर्यन एम्पायर और कलिंग दोनों ही अपने आप में बहुत ही ताकतवर साम्राज्य थे। और जब भी दो ताकतें आपस में लड़ेंगी तब हर एक एक दूसरे पे हावी होने की कोशिश करेगी। ठीक वैसा ही कलिंग और मौर्यंस के बीच हुआ। कलिंग अपने आप में ताकत के साथ लड़ रहा था, मौर्यंस अपने आप में ताकत के साथ लड़ रहे थे, जिसकी वजह से जो मौतों का आंकड़ा था इस युद्ध के दौरान वो बहुत ज्यादा चला गया। ठीक है। बहुत ज्यादा तबाही हुई। और जब अशोक जीते और उन्होंने ये सब देखा तब उन्हें इस चीज का बहुत ज्यादा दुख हुआ। यानी कलिंग जीतने के बाद भी वो खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्होंने एक बहुत बड़ा नरसंहार कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ? कलिंग लड़ाई तो जीत गए, दुख भी हुआ। फिर क्या होता है? फिर होता है आपका कन्वर्जन टू द बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म में धर्मांतरण। तो जो ब्रुटिलिटीज हुई कलिंग वॉर में, ठीक है, जो क्रूरता देखी अशोक ने, उसकी वजह से क्या होता है कि उन्हें बहुत ज्यादा दुख हुआ और उन्होंने बुद्धिज्म का रास्ता अपना लिया, जो कहता है कि आपको किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, आपको अहिंसा अपनानी है तथा आपको जीवन के सत्य समझने में समय लगाना है, ना कि खुद को ताकतवर साबित करने में। इसके बाद आप कह सकते हैं कलिंग वॉर वो युद्ध था जिसके बाद अशोका बुद्धिज्म की शरण में चले गए। ठीक है। उन्होंने इसको अपना पर्सनल फेथ माना, यानी व्यक्तिगत विश्वास। ठीक है। और
वो नॉन वायलेंस या अहिंसा की तरफ बढ़ावा देने लगे कि अब से वो युद्ध नहीं लड़ेंगे। ठीक है, साथ के साथ कंपनसेशन एंड मोरल प्रिंसिपल्स की तरफ भी उन्होंने बढ़ावा दिया। कंपनसेशन यानी वो भले ही राजा थे लेकिन हर किसी से करुणा के साथ या फिर अच्छे व्यवहार के साथ बात करते थे। ठीक है, तथा उन्होंने एक राजा के तौर पे नहीं बल्कि एक बुद्धिस्ट के तौर पे कई सारे प्रिंसिपल्स का भी इजाद किया था। अब यहाँ पे मैं एक चीज बता दूं कि कई लोग ये बोलते हैं कि अशोका इसके बाद तो साधु संत बन गए थे, उन्होंने लड़ाई छोड़ दी थी। देखिए, उन्होंने लड़ाई छोड़ दी थी, उन्होंने वॉर गिव अप कर दिया था, लेकिन ये नहीं था कि उन्होंने राजपाट छोड़ दिया हो या फिर वो साधु संत बन गए थे। वो थे तब भी राजा ही। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा कि अगर क्वेश्चन में आ जाए, आफ्टर द कलिंग वॉर द अशोका रिनाउंस्ड हिज लीडरशिप एज एन रूलर ऑफ मौर्यन एम्पायर। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोका ने मौर्यन साम्राज्य के राजा के तौर से त्याग पत्र दे दिया। तो ये गलत है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने अहिंसा के प्रिंसिपल को अपना लिया और आगे युद्ध ना करने का निर्णय लिया था। ठीक है, और यही नहीं, जो बुद्धिज्म था उसका जो प्रमोशन हुआ, जो फैलाव हुआ पूरी दुनिया में, उसके पीछे भी अशोका एक मुख्य कारण थे। ठीक है, उन्होंने बुद्धिज्म को ना सिर्फ अपने एम्पायर में प्रमोट किया, अपने साम्राज्य में प्रमोट किया, बल्कि उसके और भी आगे वो बुद्धिज्म को लेके गए। जैसे कि उन्होंने कई सारे मिशनरीज को भेजा श्रीलंका में, नेपाल में और हेलेनिस्टिक किंगडम्स में वेस्ट के। जो वेस्ट है, जो आपका पश्चिम है, वहां पे जितने भी राज्य थे वो ज्यादातर हेलेनिस्टिक थे। हेलेनिस्टिक मतलब ग्रीक्स के अंडर थे। तो वहां पे भी कई सारे मिशनरीज को इन्होंने भेजा, क्योंकि ग्रीक्स के साथ जो संबंध थे अशोक के, वो बिंदुसार के समय से ही नॉर्मलाइज थे। ठीक है, वहीं पे यदि हम बात करें एडिक्ट्स की और इंस्क्रिप्शंस की, तो देखिए जो अशोका की शिक्षा थी या नीतियां थी, ठीक है, अशोक ये चाहते थे कि ये चीजें आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बची रहे। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, इन सब का उल्लेख या इंस्क्राइब करवा दिया इनको, किस पे, पिलर्स पे और रॉक्स पे। यानी कई सारे स्तंभ उन्होंने गड़वाए अपने पूरे राज्य में, जहां पे उन्होंने अपनी शिक्षाओं को, अपनी पॉलिसीज को लिखा। कई सारी चट्टानों के ऊपर, रॉक्स के ऊपर भी उन्होंने ऐसा किया। जहां जहां तक भी उनका साम्राज्य फैला हुआ था, वहां लगभग हर इलाके में उन्होंने ये चीज करनी शुरू कर दी। ठीक है, और ये जो इंस्क्रिप्शंस थे, ये जो शिलालेख उन्होंने लिखवाए, इसको आज हम अशोक एडिक्ट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये आप कह सकते हैं अशोक के शिलालेख के नाम से भी जानते हैं। इन शिलालेख के जरिए वो अपनी जो पॉलिसी थी धर्म की, उसको आगे बढ़ावा देते थे। ठीक है, वो लोगों से अर्ज करते थे, आप कह सकते हैं आग्रह करते थे कि लोग अपने कंडक्ट में एथिकल बिहेवियर लाए तथा समाज में शांति बनाए रखने के लिए काम करें। तो ये उनकी एक अप्रोच थी। वहीं यदि हम बात करें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की, जो अशोका के टाइम पे हुए प्रशासनिक सुधार कौन कौन से थे, तो देखिए सबसे पहली बात, उन्होंने कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म ये कह सकते हैं इंट्रोड्यूस किए अपने राज्य में, जो कि धर्म पे बेस्ड थे। ठीक है, धर्म पे आधारित थे। उन्होंने न्याय को बढ़ावा दिया, लोगों के वेलफेयर को बढ़ावा दिया। साथ ही उन्होंने बोला कि जो शासन है वो मानवीय होना चाहिए, यानी शासन जो है वो लोगों को समर्पित होना चाहिए, ना कि लोग शासन को समर्पित होने चाहिए। ठीक है, इसी के साथ साथ उन्होंने कई सारे हॉस्पिटल्स बनवाए, कई सारे कुएं खुदवाए, कई सारे रेस्ट हाउस बनवाए। किनके लिए, ट्रैवलर्स के लिए, जो कि वहां से गुजरते थे उनके राज्य से, जो कि इनका एक वेलफेयर या कल्याणकारी कार्यों का एक तरीका था। ठीक है, वहीं अगर हम लेगेसी की बात करें अशोक की, तो देखिए अशोक का जो टाइम था उसको टर्निंग पॉइंट कंसीडर किया जाता है इंडियन हिस्ट्री का। क्यों? क्योंकि आप खुद सोच के देखिए, एक ताकतवर राजा जो युद्ध नीति में बहुत ज्यादा निपुण था, जिसने कलिंग जैसे साम्राज्य को हरा दिया, वो राजा इतना बड़ा युद्ध जीतने के बाद अचानक से युद्ध छोड़ देता है। जो पॉलिसी थी भैरी घोषा युद्ध पॉलिसी, उसको धर्म घोषा यानी टीचिंग पॉलिसी से चेंज कर देता है। तो यहां से इंडियन हिस्ट्री बिल्कुल ही टर्न हो जाती है। यानी
अशोक के बाद कोई भी मौर्यन एम्पायर में ज्यादा बड़ी जंग नहीं हुई, युद्ध नहीं हुआ। ठीक है। और साथ के साथ जो एक रिलीजन उस टाइम पे उभरता था, बुद्धिज्म, उसका फैलाव बहुत ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया, जिसकी वजह से सोशियो कल्चरल जो ताने बाने थे सोसाइटी के वो चेंज हुए। ठीक है। और साथ के साथ जो अशोक ने अपने विचारों को फैलाने के लिए या संजो के रखने के लिए जो एडिक्ट्स लिखवाए थे चट्टानों पे, पिलर्स पे, वो हमें ना सिर्फ अशोक की पॉलिसी बताते हैं, बल्कि उस समय की इंडियन सोसाइटी कैसे थी उसके बारे में भी जानकारी देते हैं, उस समय की गवर्नेंस कैसी थी उसके बारे में जानकारी देते हैं, तथा उस समय लोगों की जो मानसिकता थी या लोग जिन चीजों में यकीन रखते थे उन सब के बारे में भी हमें विवरण देते हैं। ठीक है। वही हम बात करें अशोक की मृत्यु और उसके बाद आने वाले राजाओं की, तो देखिए अशोक ने अपनी आखिरी सांस तक शासन किया 232 बीसी तक। मैं आपको बता चुका हूं, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बोला था कि कहा जाता है कि अशोका ने कलिंग के बाद राजपाट छोड़ दिया, वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए। देखिए वो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुए थे लेकिन राजपाट नहीं छोड़ा था अशोक ने, वो राजा तब भी थे। ठीक है। उनकी मौत के पश्चात जो मौर्यन एम्पायर था उसका पतन शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, जो बाहरी और अंदरूनी कारण थे, वो इतना ज्यादा बढ़ गए कि उससे क्या हुआ, अंत में जो मौर्यन एम्पायर था वो जुड़ा हुआ नहीं रह सका और टूट के बिखर गया। क्योंकि अशोका जो थे वो काफी ताकतवर राजा थे, और यही हमें प्रमाण देता है कि अगर अशोका ने राजपाट छोड़ दिया था, वो साधु संत बन गए थे, तो जब तक वो राजा थे क्यों किसी ने आक्रमण नहीं किया मौर्यन एम्पायर पे? क्यों नहीं किया? यदि अगर आप इसे ध्यान से सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अशोका ने राजपाट नहीं छोड़ा था, वो राजा तब भी थे और बहुत ताकतवर थे, तो इसीलिए कोई मौर्यन एम्पायर से उलझना नहीं चाहता था। उनकी मौत के बाद उन्हीं के राज्य के अंदर के कारणों की वजह से और बाहर के कारणों की वजह से जो राज्य था उसका पतन शुरू हो गया और अंत में वो टूट के बिखर गया। ठीक है। अब अगर हम बात करें अशोका के 14 रॉक एडिक्ट्स के बारे में, ठीक है, अशोक ने टोटल 14 शिलालेख लिखवाए थे पूरे राज्य में। तो इनका क्या उद्देश्य था तथा इनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया, अगर हम ये समझने की कोशिश करें तो देखिए, पहली चीज, इन्हें चट्टानों में, गुफाओं में लिखा गया, लगभग पूरे मौर्यन एम्पायर में। ठीक है। और जो प्राइमरी एरियाज थे वो थे गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ठीक। यानी ये लगभग ऐसा नहीं था कि कुछ इलाकों में था, मौर्यन एम्पायर के दूर दराज के आसपास के सभी इलाकों में ये इंस्क्रिप्शंस लिखवाए गए थे। इन इंस्क्रिप्शंस को जब लिखा गया तो जो इनकी भाषा थी वो प्राकृत लैंग्वेज थी, प्राकृत भाषा थी, और जिस हिसाब से लिखा गया था जिस लिपि में, वो ब्रह्मी लिपि थी। ठीक है। और बट जो आपके नॉर्थ वेस्ट साइड के इलाके थे वहां पे आपको ग्रीक और अरेमिक भाषा का भी प्रयोग मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो लोग वहां रहते थे वो ज्यादातर ग्रीक और अरेमिक भाषा ही बोलते थे, तो यदि अगर ब्राह्मी भाषा या प्राकृत लैंग्वेज में ही वहां पे भी चीजें पहुंचा दी जाती तो वो लोग समझ नहीं सकते। तो अशोक ने जो उनके राज्य के अंदर डाइवर्स सब्जेक्ट थे, जो विभिन्नता थी लोगों की भाषाओं में, कल्चर में, उसका भी ख्याल रखा जब उन्होंने अपनी टीचिंग्स का प्रसार शुरू किया। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें विषय और सामग्री की कि क्या थीम्स एंड कंटेंट था उनके रॉक एडिक्ट्स का, सबसे पहला था रिस्पेक्ट फॉर लाइफ। यानी उन्होंने बोला कि आप लोगों के जीवन का सम्मान करें, यानी किसी भी जानवर को मत मारिए। ठीक है। और जितने भी जीवित प्राणी हैं, भले ही वो जानवर हो, कीड़े मकोड़े हो या इंसान हो, उन सब के लिए आप दयालु रहें, आप काइंडफुल रहें। साथ के साथ उन्होंने वेजिटेरिज्म को बढ़ावा दिया। ठीक है। यानी शाकाहार को बढ़ावा दिया, और उन्होंने अहिंसा को बढ़ावा दिया, यानी लोगों को बोला कि आप अहिंसा के मार्ग पे चलें, किसी को भी चोट ना पहुंचाएं। वहीं पे अगर हम सोशल हार्मनी या फिर सामाजिक सद्भाव की बात करें, इन्होंने बोला कि जो सोशल हार्मनी है वो इंपॉर्टेंट है, बड़ों की इज्जत कीजिए, माँ बाप की इज्जत कीजिए, शिक्षकों की इज्जत कीजिए, साथ के साथ एक दूसरे के धर्म की भी इज्जत कीजिए अंडर द पॉलिसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस। और जो भी रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस हैं उसमें जो भी विभिन्नताएं हैं, उन विभिन्नताओं के होने के बाद भी आप एक दूसरे के धर्म की इज्जत कीजिए, रक्षा कीजिए।
वहीं पे अगर हम बात करें वेलफेयर मेजर्स की जो इन्होंने लिए, ठीक है, तो अशोक ने कई सारे हॉस्पिटल स्टैब्लिश करवाए, कई सारे डिस्पेंसरीज यानी औषधालय भी स्टैब्लिश करवाए जहां पे लोगों को दवाइयां मिलती थी, और उसके सिवा भी कई सारी ऐसी फैसिलिटीज, ऐसी सुविधाएं राज्य में उपलब्ध कराई जो कि जानवरों के भलों के लिए और इंसानों के भलों के लिए थी। यही नहीं, उन्होंने कई सारे कुएं खुदवाए, कई सारे आराम गृह या फिर रेस्ट हाउस बनवाए उन सड़कों पे, उन हाईवेज पे जहां से कि जो मुसाफिर थे वो गुजरते थे या फिर किसी भी तीर्थ स्थान पे जाने वाले तीर्थ यात्री गुजरते थे, पिलग्रिम्स। ओके, ताकि वो वहां पे रुक के पानी प्राप्त कर सके और वहां पे कुछ आराम करके भी आगे जा सकें। ये भी इनका एक वेलफेयर मेजर था। वहीं पे अगर हम इनकी पॉलिसी धम्म के बारे में बात करें, राइटियसनेस के बारे में, तो देखिए इन्होंने प्रमोट किया धर्म के कॉन्सेप्ट को एज एन गाइडिंग प्रिंसिपल। उन्होंने बोला कि अगर आपको एथिकल कंडक्ट और मोरल बिहेवियर अपने आप में लाना है तो जो धर्म कहता है आप उसको मानिए। धर्म जो है वो गाइडिंग प्रिंसिपल है इन चीजों का। उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया, एनकरेज किया कि वो धर्म को अपनी डेली रोजमर्रा की जिंदगी में फॉलो करें, ठीक है, और वो एक न्यायपूर्ण और एक दयालु सोसाइटी की तरफ समर्पित रहे, कंपनसेट सोसाइटी की तरफ, जहां पे हर कोई एक दूसरे की इज्जत करता है, लोग अहिंसा का पालन करते हैं और सब लोगों की इज्जत करते हैं, बड़ों की इज्जत करते हैं। वहीं साथ ही साथ उन्होंने इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पे भी जोर दिया, ठीक है। उन्होंने बढ़ावा दिया कि हमें पेड़ लगाने चाहिए, हमें जंगलों की रक्षा करनी चाहिए तथा जंगलों में रहने वाले जंगली जानवरों की रक्षा भी हमारी ही जिम्मेदारी है। इसके बाद जब उन्होंने ये बोला कि हमें ये करना चाहिए, साथ के साथ उन्होंने ये भी समझाया कि इन चीजों का महत्व क्या है, क्यों हमें पर्यावरण को बचा के रखना है, क्यों हम रिस्पॉन्सिबल हैं रिसोर्स मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास जो संसाधन है, जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है, तो इनको बचा के रखना होगा। और क्यों बचा के रखना होगा ये भी अशोक ने समझाया इन रॉक एडिक्ट्स के माध्यम से। साथ के साथ अगर हम बात करें इनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की, प्रशासनिक सुधारों की, तो देखिए अशोक ने न्याय को बढ़ावा दिया तथा जो गवर्नेंस था या फिर जो शासन था उसमें निष्पक्षता, यानी जो गवर्नेंस है वो सबको एक जैसा ही ट्रीट करेगा, वो किसी की भी साइड नहीं लेगा और किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करेगा, ठीक है। उन्होंने एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस को एस्टैब्लिश किया ताकि जो लोग हैं उनका वेलफेयर इंश्योर किया सके, ठीक है, तथा उनकी जो प्रॉस्पेरिटी है, उनका जो उद्धार है या डेवलपमेंट है वो इंश्योर किया जा सके। वहीं पे इन्होंने उन रिचुअल्स को जिनका कोई इस्तेमाल नहीं था, यूजलेस थे, उन पे पाबंदी लगा दी, ठीक है। अशोक ने ज्यादा मात्रा में होने वाले रिचुअल्स और यज्ञों को बंद करवा दिया, बोला कि ये सोसाइटी के वेलफेयर और तथा आप कह सकते हैं कि आध्यात्मिक विकास में कोई भी योगदान नहीं देते हैं। उन्होंने बोला कि हमें वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए या वो एथिकल कंडक्ट फॉलो करना चाहिए जो कि हमें नैतिक आचरण और प्रोत्साहित में बढ़ावा दे, ना कि सिर्फ और सिर्फ रिचुअल फॉलो करने में बढ़ावा दे, क्योंकि वो मानते थे कि रिचुअल फॉलो करने से आपको उद्धार नहीं मिल सकता जब तक कि आप खुद को नहीं सुधारोगे, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करें पर्सनल मोरालिटी की, व्यक्तिगत नैतिकता की, तो कई सारे ऐसे ऑफिशियल्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स को उन्होंने आगे रखा, ठीक है, जो कि लोगों को ईमानदार जिंदगी और नैतिक जिंदगी के बारे में ज्ञान देते थे तथा लोगों को ये समझाते थे कि उनको सच्चाई से और एकता से एक साथ रहना चाहिए, ठीक है। साथ के साथ अशोक ने अपनी पर्सनल मोरालिटी को भी डेमोन्स्ट्रेट किया, ठीक है, कैसे, जिस हिसाब से उन्होंने शासन किया, जिस हिसाब से उन्होंने लीड किया मौर्यन एम्पायर को, एक ताकतवर राजा होने के बाद भी वैसे, क्योंकि ताकतवर राजा था, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने लोगों का साथ बनाए रखा, उनके सुना, उनकी परेशानियों का हल दिया, ठीक है। वहीं पे उन्होंने कई सारे धम्म महात्मास को आसपास के राज्यों में भी भेजा ताकि जो प्रिंसिपल्स था धम्म का वो फैला जा सके, ठीक है। उन्होंने शांति को बढ़ावा दिया,
टॉलरेंस को बढ़ावा दिया और एथिकल वैल्यूज को भी बढ़ावा दिया, ना सिर्फ अपने एम्पायर में बल्कि अपने एम्पायर के बाहर भी। ठीक है, जो भी कैदी थे राज्य में जिन्होंने कोई गुनाह किया या जिन्हें कैदी बना लिया गया, उनके साथ भी मानवीय व्यवहार को उन्होंने बढ़ावा दिया। उन्होंने ऑफिसर्स को बोला कि वो कैदियों के साथ या जिनको पकड़ा गया है उनके साथ नैतिकता से तथा निष्पक्षता से व्यवहार करेंगे। ठीक है, उन्होंने रिहैबिलिटेशन एंड रीइंटीग्रेशन जैसी चीजों को सोसाइटी में बढ़ावा दिया और लोगों को बोला कि उन्हें कंपनसेशन होना चाहिए, दयालु होना चाहिए और लोगों को क्षमा कर देना चाहिए, ना कि उनसे वैर रखना चाहिए। समानता और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने सोशल इक्वालिटी को समझाया, साथ ही साथ हर किसी नागरिक के न्याय को बढ़ावा दिया। ठीक है, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, उसका कोई भी स्टेटस हो, हर कोई समान है और हर किसी को समान न्याय ही मिलेगा। ठीक है, जो लोग अल्पसंख्यक थे या माइनॉरिटीज थी या फिर जो लोग आप कह सकते हैं समाज के हाशिए पे थे या मार्जिनलाइज कम्युनिटीज थी, उनको भी उनके भी राइट्स की रक्षा अशोक ने एंश्योर करी। ठीक है, उसके बाद प्रोहिबिशन ऑफ पर्सनल वैनिटी, यानी कि अशोक ने बोला कि कोई भी व्यक्ति खुद पे घमंड नहीं कर सकता, यानी प्राइड एंड एरोगेंस को, चाहे वो ऑफिसर्स हो या फिर वो बाकी कोई लोग हो अशोक के साथ, उनमें उस चीज को बंद कर दिया, उन्हें खत्म करने का उन्होंने ऑर्डर्स दिए। उन्होंने बोला कि हमें ह्यूमैनिटी एंड मॉडेस्टी को यूज करना चाहिए ताकि हम सामाजिक हार्मनी बनाए रख सकें। ठीक है, उसके पश्चात उन्होंने लर्निंग और एजुकेशन को बढ़ावा दिया। ठीक है, उन्होंने नॉलेज को फैलाया, लोगों को एजुकेट किया, कई सारे इंस्टीट्यूशंस को स्टैब्लिश किया जहां पे कि लर्निंग एंड इंटेलेक्चुअल परस्यूट्स किए जाते थे ताकि जो सोसाइटी है उसका बौद्धिक विकास एंश्योर किया जा सके। अशोक की लेगेसी इन्फ्लुएंस की अगर हम बात करें तो अशोक के जो एडिक्ट्स हैं वो इंडियन हिस्ट्री और भारतीय संस्कृति पे एक बहुत ही अच्छा प्रभाव छोड़ते हैं। आज भी जब भी हम बात करते हैं एथिकल गवर्नेंस की या रिलीजियस टॉलरेंस की या फिर पीस एंड हार्मनी के प्रमोशन की सोसाइटीज में, तो आज भी हम डिस्कस करते हैं अशोक की पॉलिसीज को लेके जो उन्होंने उस समय अपनाई थी। अब यदि हम बात करें पोस्ट मॉडर्न पीरियड की, यानी कि मॉडर्न डायनेस्टी के बाद आने वाले राज्यों की, सबसे पहला जो इसमें राज्य निकल के आता है वो आता है हमारा शुंग डायनेस्टी 185 से 73 बीसी की तरफ। फाउंडिंग एंड कैपिटल की अगर हम बात करें तो जो शुंग साम्राज्य था इसको जिन्होंने एस्टैब्लिश किया उनका नाम था पुष्यमित्रा शुंग। ठीक है, इन्होंने जो आखिरी मौर्य रूलर थे बृहद्रथ, उनको मार दिया और उनको मारने के बाद इन्होंने शुंग साम्राज्य की स्थापना की। जो इनकी कैपिटल थी वो भी पटालीपुत्र पे थी, जो आज के समय पटना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें राजनीतिक और धार्मिक नीतियों की जो शुंग साम्राज्य की थी, तो देखिए उन्होंने ब्राह्मणिज्म एंड हिंदू ट्रेडिशंस को बढ़ावा दिया, क्योंकि जो अशोक थे उनके टाइम पे बुद्धिस्ट सेंट्रिक पॉलिसीज थी। ठीक है, लेकिन जब शुंग का राजा आया तो उन्होंने बुद्धिस्ट को हटा के वापस से ब्राह्मण और हिंदू ट्रेडिशंस को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। ठीक है, इन्होंने पैट्रोनाइज किया, सपोर्ट किया कई सारे ब्राह्मण पंडितों को। ठीक है, ताकि वो वैदिक जो यज्ञ थे उनको दोबारा से शुरू कर सके। ठीक है, जिनको अशोक ने बंद कर दिया था। वहीं अगर हम बात करें एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस की, तो देखिए इनका जो शासन था वो भी सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन पे ही बेस्ड था। जो पटालीपुत्र थी कैपिटल थी, वो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर दोनों थी। गंगटिक प्लेन्स में यानी नॉर्थ इंडिया में इनका कंट्रोल था और सेंट्रल और ईस्टर्न इंडिया में भी इनका अच्छा खासा इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। वहीं अगर हम कला और वास्तुकला की बात करें तो देखिए कई सारे ऐसे इंडिजिनस स्टाइल और हेलेनिस्टिक या ग्रीन स्टाइल्स के साथ मिला के इन्होंने कई सारी बिल्डिंग्स बनवाई, जैसे आपका भरूच का स्तूप है। ठीक है, यहाँ पे बुद्धा की लाइफ के बारे में कई सारे सीन दिखाए गए हैं, जो जटाक की कहानियां हैं उसको भी कई बार दिखाया गया है, लेकिन ये सब बिलोंग करता है शुंग आर्ट से।
वहीं अगर हम बात करें कि इनका पतन कैसे हुआ, तो देखिए, जो बाहरी आक्रमण थे तथा जो अंदरूनी डिसइंटीग्रेशन थी, इसकी वजह से इनका पतन हो गया। और इनको किसने उखाड़ फेंका? सतवाहना डायनेस्टी ने। सतवाहना डायनेस्टी ने शुंग डायनेस्टी को हराया था 73 बीसीई में, ठीक है, और फिर अपना राज्य स्टैब्लिश कर दिया। वहीं अगर हम बात करें लेगेसी की, तो देखिए इनका जो टाइम पीरियड था वो काफी छोटा था, लेकिन हिंदुज्म को वापस से रिवाइव कर दिया था शुंग डायनेस्टी ने। ट्रेडिशनली ब्राह्मिकल प्रैक्टिसेस को फिर से बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से इंडियन संस्कृति और आप कह सकते हैं धार्मिक प्रथाओं में फिर से एक बार उछाल देखने को मिलता है, जो कि हिंदुज्म पे कंसंट्रेटेड थे। उन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर को बढ़ावा दिया और कई सारे इंडियन आर्किटेक्ट स्टाइल इनके टाइम पे ही इजाद हुए। अब हम बात करें इनके बाद कौन सी डायनेस्टी आई, आती है फिर कन्वा डायनेस्टी। यदि हम बात करें कन्वा डायनेस्टी के फाउंडिंग एंड ड्यूरेशन की, कन्वा डायनेस्टी को फाउंड किया था वासुदेव कन्वा ने 73 बीसीई में, जब उसने शुंग डायनेस्टी को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। ठीक है, 73 बीसीई से लेके 30 बीसीई तक कन्वा वंश जो था वो सत्ता में था। वहीं हम बात करें कैपिटल की, तो देखिए जो कैपिटल थी इनकी वो पटालीपुत्र में थी। ठीक है, और जो प्रीवियस डायनेस्टीज यानी इनसे पहले की जो डायनेस्टीज थी उनकी जो नीतियां थी वो ही इन्होंने भी कंटिन्यू रखी। वहीं हम बात करें राजनीतिक स्थिति की, पॉलिटिकल सिचुएशन की, तो शुरुआत में तो इन्हें सतवाहना डायनेस्टी ने काफी सारे चैलेंजेस दिए। सतवाहना जो थी वो डेक्कन में यानी सेंट्रल और साउथ इंडिया में रूल करती थी। ठीक है, लेकिन किसी तरीके से कन्वा ने खुद को मैनेज किया, स्टेबिलिटी कायम की और साथ ही साथ केंद्रीकृत कर दिया अपने रूल को, अपने साम्राज्य को नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, वही हम बात करें कि इन्होंने कल्चरल कॉन्ट्रीब्यूशंस में क्या योगदान दिए, तो देखिए ब्राह्मिकल हिंदुज्म को इन्होंने सपोर्ट किया, कल्चर रिवाइवल फिर से शुरू हो गया। साथ ही साथ संस्कृत लिटरेचर और कई सारे और भी जो आपके धार्मिक ग्रंथ थे वो इनके टाइम पे ही बने। वहीं हम बात करें कि इनका पतन कैसे हुआ, तो देखिए जो इंटरनल इंस्टेबिलिटी थी, अंदरूनी कारणों की वजह से इनका पतन हो गया। और फिर क्या होता है कि जो सतवाहना रूलर्स थे डेक्कन के, जो इनको शुरुआत से ही टक्कर दे रहे थे, उन्हीं में से एक रूलर थे गौतमी पुत्र सत्यकर्णी, जिन्होंने फाइनली शुंग डायनेस्टी कन्वा डायनेस्टी को मगध से उखाड़ फेंका, पूरी तरीके से हरा दिया। ठीक है, हालांकि जो कन्वा डायनेस्टी थे उन्होंने संस्कृति में तथा लिटरेचर में काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, जिसे हम आज भी इंडियन ट्रेडिशंस में फॉलो करते हैं। और शुंग से लेके सतवाहना के आने के बीच में कन्वा डायनेस्टी थी। ठीक है, तो जो चेंजेस हमें शुंग में मिलते हैं वो कन्वा में मिलते हैं और सत्यवाहना में भी मिलते हैं। तो ये इनका एक योगदान था। पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से पोस्ट मॉडर्न इरा में जो अनस्टेबिलिटी उत्पन्न हुई, उसका विवरण भी हमें शुंग डायनेस्टी में कहीं ना कहीं मिल जाता है। कन्वा डायनेस्टी में कहीं ना कहीं मिल जाता है। बाबा शुंग कह देता हूं, माफी चाहता हूं उसके लिए। फिर हम बात करते हैं सतवाहना डायनेस्टी की, 230 बीसीई से 220 सीई तक। हम बात करें फाउंडिंग एंड एक्सपेंशन की, तो इसको जिसने फाउंड किया था उनका नाम था सिमुका, 230 बीसीई में। शुरुआत में ही डेक्कन में स्टैब्लिश हुई, साउथ इंडिया के। ठीक है, जो कैपिटल थी वो थी प्रतिष्ठाना, जो कि पड़ती है आपकी मॉडर्न डे पैटर्न में महाराष्ट्र के। ये इनकी शुरुआती राजधानी थी। ठीक है, वही हम बात करें पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की, तो देखिए शुरुआत में ये ट्राइबल चीफडम था, एक जनजातीय कबीला था जो कि पावर में आया, और पावर में आने के बाद बहुत बड़े सेंट्रल इंडिया और सदर्न इंडिया के हिस्सों को इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। अगर हम इनके साम्राज्य की बात करें तो देखिए इन्होंने जो राज्य किया था वो डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन से किया था, यानी सारी पावर राजा के हाथ में नहीं थी, बल्कि जो लोकल गवर्नेंस थी वो भी थी, और साथ में जो लोकल रूलर्स थे उनको अपना राज्य स्वयं चलाने की परमिशन थी। ठीक है, यानी जो मॉडर्न एम्पायर शुंग और कन्वा में एक चीज आपको देखने को मिलेगी कि वो सारे के सारे ही सेंट्रलाइज अप्रोच में बिलीव रखते थे,
यानी सारी पावर राजा के हाथ में होनी चाहिए। लेकिन जो आपके सतवाहना थे वो ऐसे नहीं थे, बल्कि उन्होंने कुछ पावर, कुछ ताकतें रीजनल रूलर्स के हाथ में भी सौंप दी। वहीं हम बात करें मिलिट्री एंड डिप्लोमेसी की, तो देखिए ये अपनी मिलिट्री प्रोवर्स और स्ट्रेटेजिक अलायंस के लिए काफी मशहूर थे। क्यों? क्योंकि जिन राजाओं को इन्होंने पावर सौंपी वो राजा इनके उस युद्ध में सपोर्ट करते थे, यानी इनके पास खुद की फौज तो थी, साथ में जो इनके साथी थे उनकी फौज भी इनको ज्वाइन करती थी। ठीक है, इन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस बना के रखे रोमन एम्पायर के साथ में, साथ ही साथ इन्होंने वेस्टर्न कोर्ट से, जो कि आपका पश्चिमी तट है हिंदुस्तान का, वहां से बहुत से व्यापार मार्गों की उत्पत्ति भी की, उन्हें ऑरिजिनेट भी किया। वहीं हम बात करें कल्चरल एंड रिलीजियस पैट्रोनेजेस की, तो देखिए इन्होंने हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म को बढ़ावा दिया। ठीक है, और साथ ही साथ प्लूरिस्टिक कल्चरल इन्वायरमेंट को बढ़ावा दिया, यानी इनका मानना था कि कोई भी समाज है तो जरूरी नहीं वो एक ही संस्कृति रखे, उसमें कई सारी संस्कृतियां भी एक साथ रह सकती है। ठीक है, लोकल आर्ट हो, आर्किटेक्चर हो या लिटरेचर हो, संस्कृत में या प्राकृत लैंग्वेज में, उसका जो डेवलपमेंट हुआ इनके टाइम पे, उसमें इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। साथ ही जो आपकी गुफाएं हैं महाराष्ट्र की, अजंता एंड एलोरा की, उन गुफाओं को बनाने में भी इनका एक बहुत बड़ा योगदान था। वहीं हम बात करें इनकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी के बारे में, ठीक है, तो देखिए इन्होंने डेक्कन को ट्रेड रूट से कनेक्ट कर दिया उत्तरी भारत के साथ में, और समुद्री मार्गों से कनेक्ट कर दिया रोमन एम्पायर के साथ में, यानी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ट्रेड दोनों में ही ये इन्वॉल्व थे। जो इनकी इकोनॉमी थी वो ज्यादातर बेस्ड थी एग्रीकल्चर पे, मसालों के व्यापार में, टेक्सटाइल में तथा कीमती पत्थरों के व्यापार में। अगर हम बात करें इनके पतन की, कि इनका पतन कैसे हुआ, तो देखिए फिर से वही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स और एक्सटर्नल इन्वेशंस की वजह से इनकी जो सेंट्रलाइज अथॉरिटी थी, जो मेन सेंट्रलाइज सतवानास थे, वो काफी ज्यादा कमजोर पड़ गए। ठीक है, साथ ही साथ जो रीजनल किंगडम्स थे वो अब इनके पकड़ से बाहर होते चले गए, उन्होंने इनके खिलाफ ही बगावत छेड़ दी। साथ ही जो नॉर्थ में फॉरेन आप कह सकते हैं इन्वेजन्स हुए, उसकी वजह से भी सतवानास को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा और उन्हें अपने राज्य को गंवाना पड़ा। हम बात करें परंपरा की या लेगेसी की, सो सतवाना डायनेस्टी का एक बहुत ही ज्यादा बड़ा इंपैक्ट है इंडियन हिस्ट्री पे, पर्टिकुलरली डेक्कन रीजन पे, क्योंकि ये मेनली वहीं कंसंट्रेटेड थे। इन्होंने आर्ट को, लिटरेचर को, रिलीजियस डाइवर्सिटीज को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया, जिसकी वजह से कल्चरल हेरिटेज जो था प्राचीन भारत का, उसमें हमें कई सारी चीजें देखने को मिलती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बेसिकली इस लेक्चर में हमने खत्म कर लिया मौर्यंस एंड पोस्ट मौर्यंस को। ठीक है, हमने देखा कि किस प्रकार से जो मौर्यन साम्राज्य था वो शुरू होता है, किस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा दिया, किस तरीके से उन्होंने नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया को अपने हिस्से में लिया, फिर किस तरीके से बिंदुसार ने राज्य को फैलाया। फिर हमने देखा कि जो एक सबसे ताकतवर राजा थे इनके, अशोक, उन्होंने कलिंग की लड़ाई लड़ी, और उस लड़ाई को देखने के बाद उन्होंने युद्ध को छोड़ दिया और धर्म की पॉलिसी पे आ गए। फिर हमने देखा कि किस तरीके से उनके जाने के बाद फिर से हिंदुइज्म की शुरुआत हुई मगध में, कनवा ने भी सेम किया। फिर हमने देखा कि सतवानास जो कि साउथ की डायनेस्टी थी, वो किस तरह से नॉर्थ इंडिया में अपना राज कायम करती है। तो इन सभी चीजों को आप प्लीज रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो इस नोट के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।